हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू कॉन्सेप्ट इग्नाइट। दोस्तों, कैसे हैं आप लोग? आई होप सभी अच्छे हैं, शानदार हैं। तो आज हम एक बहुत ही इंटरेस्टिंग टॉपिक पे गहराई से चर्चा करने वाले हैं। ज़रा दुनिया की हर एक चीज़ की कल्पना कीजिए। हर एक इंसान, हर एक जानवर, हर एक एहसास, इन सबको हम व्याकरण में संज्ञा कहते हैं। लेकिन क्या होगा अगर मैं आपसे कहूँ कि इस पूरी अनंत दुनिया को रिप्लेस करने के लिए हिंदी भाषा के पास सिर्फ 11 शब्द हैं? सिर्फ 11 मूल शब्द। ये सुनना सच में बहुत हैरान करने वाला लगता है। तो चलिए बिना देर किए इस मैट्रिक्स को अनपैक करते हैं। सबसे पहले संज्ञा की बात करते हैं। बचपन से हम संज्ञा के 5 प्रकार पढ़ते आए हैं: व्यक्तिवाचक, जातिवाचक, भाववाचक वगैरह वगैरह। हाँ, और एग्जाम में सबसे ज्यादा प्रॉब्लम यही आती है कि बच्चे इन्हें वाक्य में पहचान नहीं पाते। ये मैट्रिक्स इस कंफ्यूजन को हमेशा के लिए दूर कर देता है। तो ये काम कैसे करता है? मतलब इसके पैरामीटर्स क्या हैं? ये मैट्रिक्स बेसिकली 3 बहुत ही बुनियादी पैमानों पर टिका है। पहला सवाल कि क्या चीज दृश्य है या अदृश्य, मतलब आप उसे देख सकते हैं या नहीं। ओके, समझ गया। दूसरा ये कि क्या वो हमेशा एक वचन रहती है या उसका बहुवचन भी बनाया जा सकता है। और तीसरा कि क्या वो दुनिया में अपने आप में अकेली है या उसके जैसी और भी चीजें एग्जिस्ट करती हैं। तो अगर मैं इसे एक टेस्ट की तरह मान लूं, तो व्यक्तिवाचक संज्ञा इस मैट्रिक्स में कहाँ फिट बैठेगी? मान लीजिए मेरे पास एक शब्द है ताजमहल। चलिए इस पर अपना मैट्रिक्स लगाते हैं। क्या ताजमहल दृश्य है? हाँ, आप इसे देख सकते हैं। क्या ये एक वचन है? बिल्कुल। और सबसे इंपॉर्टेंट बात कि दुनिया में असली ताजमहल तो सिर्फ एक ही है। एग्जैक्टली जो चीज दृश्य हो, एक वचन हो और दुनिया में विशेष हो, वो व्यक्तिवाचक संज्ञा है। ये किसी भी खास इंसान या जगह की एक यूनिक आईडी की तरह होती है। ये तो बहुत ही सीधा और लॉजिकल है। मतलब मुझे बस मैट्रिक्स से सवाल पूछना और मुझे जवाब मिल जाएगा। लेकिन फिर जातिवाचक संज्ञा का लॉजिक क्या होगा? जैसे मान लीजिए एक शब्द है कुर्सी। अब देखिए, कुर्सी दृश्य तो है, उसे देखा जा सकता है, लेकिन यहाँ 2 बहुत बड़े अंतर आ जाते हैं। पहला ये कि कुर्सी का बहुवचन बन सकता है, कुर्सियां। और दूसरा वो मास्टर टिप कि जिसके जैसी और भी हों। बिल्कुल, एक कुर्सी दुनिया में अकेली तो है नहीं, उसके जैसी लाखों करोड़ों कुर्सियां हैं। इसलिए ये एक पूरी जाति या कैटेगरी को रिप्रेजेंट करती है। तो मतलब कुत्ता, शेर, नदी, पहाड़, ये सब जातिवाचक हैं क्योंकि ये दिखते हैं, इनके बहुवचन बन सकते हैं और इनके जैसे और भी हैं। बहुत ही बढ़िया लॉजिक है। यहाँ तक तो आसान है, लेकिन बच्चे सबसे ज्यादा गलती तब करते हैं जब बात भाववाचक संज्ञा की आती है। हाँ, क्योंकि जो चीज़ दिखती ही नहीं है उसे हम मैट्रिक्स में कैसे डालेंगे? और इसी के लिए स्रोत में वो प्लेट टेस्ट दिया गया है, जिसने मुझे सबसे ज्यादा सोचने पर मजबूर किया। हाँ, प्लेट टेस्ट बहुत ही कमाल की एनालॉजी है। भाववाचक संज्ञा की सबसे बुनियादी शर्त ही यही है कि वो अदृश्य होती है, उसे छुआ नहीं जा सकता। तो इसे थोड़ा विजुलाइज करते हैं यार। मान लीजिए कि मेरे हाथ में खाने की एक बड़ी सी प्लेट है। अगर मैं आपसे कहूं कि मैं आपको इस प्लेट में एक सेब परोस कर दे रहा हूं, तो ये पूरी तरह मुमकिन है ना? बिल्कुल, क्योंकि सेब एक भौतिक वस्तु है, वो प्लेट में जगह घेरेगा। लेकिन अगर मैं कहूं कि मुझे प्लेट में थोड़ी सी ईमानदारी परोस दो या थोड़ा सा क्रोध रख कर दे दो, तो क्या ये पॉसिबल है? बिल्कुल नहीं। और यही प्लेट टेस्ट का विज्ञान है। जिस चीज को आप भौतिक रूप से किसी प्लेट में नहीं रख सकते, जिसका कोई आकार नहीं है, वो भाववाचक संज्ञा है। जैसे नफरत, मोहब्बत, बचपन, गरीबी, इनमें से किसी को भी प्लेट में नहीं परोसा जा सकता। एकदम सही। लेकिन यहाँ मैं थोड़ा सा पुश बैक देना चाहूंगा। हम्म अगर मैं तूफान या भूकंप जैसी प्राकृतिक घटनाओं की बात करूं, हम्म मैं तूफान को प्लेट में तो नहीं परोस सकता ना। मैं भूकंप को छू भी नहीं सकता। तो प्लेट टेस्ट के हिसाब से तो तूफान को एक अदृश्य भावना यानी भाववाचक संज्ञा होना चाहिए। ये बहुत ही बेहतरीन सवाल है और स्टूडेंट्स अक्सर यहीं पर फंसते हैं। ये सच है कि तूफान को प्लेट में नहीं रखा जा सकता, लेकिन भाववाचक संज्ञा होने के लिए उसे हमारे मैट्रिक्स के दूसरे पैमाने को भी पार करना होगा। दूसरा पैमाना मतलब हमेशा एक वचन रहने की शर्त? राइट। अब जरा सोचिए, क्या तूफान का बहुवचन होता है? हाँ, हम कहते हैं कि इस साल समुद्र में कई बड़े तूफान आए। हाँ, इसका बहुवचन तो होता है, तूफानों। बिल्कुल। और क्या एक तूफान के जैसा दूसरा तूफान होता है? बिल्कुल होता है। चूंकि इसका बहुवचन बन सकता है और इसके जैसे और भी होते हैं, इसलिए प्राकृतिक घटनाएं भाववाचक नहीं बल्कि हमेशा जातिवाचक संज्ञा होती हैं। ओहो, ये तो सच में एक माइंड ब्लोइंग फर्क है यार। मतलब हमें सिर्फ एक नियम पर डिपेंड नहीं रहना है, बल्कि पूरा मैट्रिक्स अप्लाई करना है। एग्जैक्टली। और इसी से द्रव्यवाचक और समूहवाचक संज्ञाओं का लॉजिक भी एकदम साफ हो जाता है।
द्रव्यवाचक वो हैं जिन्हें हम बस नाप या तोल सकते हैं, जैसे पानी या सोना, और समूहवाचक वो जो एक पूरी यूनिट है, जैसे सेना या पुलिस। सही बात है। लेकिन यहाँ से स्रोत सामग्री ना एक ऐसे टॉपिक की तरफ मुड़ती है जो मुझे व्याकरण का सबसे गहरा विज्ञान लगा। हमने अभी बात की कि भाववाचक संज्ञाएं हमेशा एक वचन होती है, लेकिन क्या हो अगर हम जबरदस्ती किसी भावना का बहुवचन बना दें? और यहीं पर व्याकरण का वो महानियम सामने आता है जो एग्जाम में बहुत इंपॉर्टेंट है। हाँ, वो महानियम कि जब भी किसी भाववाचक संज्ञा का बहुवचन बनाया जाता है तो वो तुरंत अपनी कैटेगरी बदलकर जातिवाचक संज्ञा बन जाती है। मुझे तो ये बिल्कुल प्रकाश के एक प्रिज्म की तरह लगा। एक प्रिज्म की तरह? ये एनालॉजी कैसे काम करती है? मतलब सोचिए कि एक अमूर्त भावना है, मान लीजिए दूरी। ये एक सफेद रोशनी की तरह है जो एक वचन है, लेकिन जैसे ही हम उसे बहुवचन में बदलते हैं दूरियां, तो वो उस प्रिज्म से गुजरकर कई अलग अलग भौतिक स्थितियों में टूट जाती हैं। वाओ, ये बहुत ही सटीक उदाहरण है। दूरी एक एहसास है, लेकिन दूरियां उन अलग अलग वजहों और फासलों की एक जाति बन जाती हैं जो रिश्तों में आ जाती हैं। बिल्कुल। इसी तरह मोहब्बत एक भाव है जिसे प्लेट में नहीं रखा जा सकता, लेकिन जैसे ही हम कहते हैं मोहब्बतें, तो ये अलग अलग प्रेम कहानियां और घटनाओं की एक जाति बन जाती है। और बुराई एक विचार है, लेकिन बुराइयां समाज में मौजूद अलग अलग बुरी आदतों जैसे चोरी करना या झूठ बोलना का एक समूह बन जाती है। ये नियम साबित करता है कि हमारी भाषा कोई रुकी हुई चीज नहीं है। शब्दों का स्वरूप बदलते ही उनकी व्याकरणिक आत्मा ही बदल जाती है। तो इसका मतलब है कि भाववाचक संज्ञाएं आसमान से नहीं टपकती, बल्कि उन्हें भाषा में गढ़ा जाता है। और हमारे नोट्स में इसका पूरा एक निर्माण ग्रिड दिया गया है। हाँ, निर्माण ग्रिड जो ये दिखाता है कि कैसे अलग अलग शब्द भेदों से हम भाववाचक संज्ञाएं बनाते हैं। जैसे विशेषण से बनती हैं, कोई व्यक्ति कुटिल है तो उसके अंदर का भाव कुटिलता होगा। गरीब से गरीबी। और जातिवाचक से भी बनती हैं, जैसे शिशु एक जाति है लेकिन उसका बचपन शैशव कहलाता है। लेकिन सबसे ज्यादा चौंकाने वाला वो निर्माण था जो सर्वनाम से बनता है। अरे हाँ, वो तो मेरा फेवरेट पार्ट है। अपना एक सर्वनाम है और उससे बना अपनापन। लेकिन वो जो अहम वाला उदाहरण था ना, जिसका मतलब होता है मैं, उस सर्वनाम से बना है शब्द अहंकार। इसके पीछे का मनोविज्ञान देखिए आप। अहं का अर्थ है स्वयं होने का बोध। जब ये बोध एक स्थायी भावना बन जाता है तो वो अहंकार कहलाता है। यहाँ तो व्याकरण और मनोविज्ञान दोनों एक साथ काम कर रहे हैं। बिल्कुल। इसके अलावा क्रिया से भी भाववाचक संज्ञाएं बनती हैं। जैसे उड़ना एक काम है, लेकिन उससे जो भाव निकलता है वो है उड़ान। और क्रिया से मुझे याद आया, स्रोत में क्रियार्थक संज्ञा का भी बहुत अच्छा जिक्र है। जी। ये तब होता है जब कोई काम खुद ही वाक्य का हीरो या कर्ता बन जाए। हाँ, जैसे हम कहते हैं कि टहलना स्वास्थ्य के लिए अच्छा है। राइट। यहाँ टहलना कोई काम नहीं हो रहा है, बल्कि टहलने का जो कॉन्सेप्ट है ना, वो यहाँ कर्ता बन गया है। बिल्कुल, यहाँ क्रिया खुद एक संज्ञा का रूप ले लेती है। तो संज्ञा के इस पूरे इकोसिस्टम को समझने के बाद अब अगर हमें इन करोड़ों नामों को बार बार बोलना पड़े तो भाषा कितनी बोरिंग और बोझिल हो जाएगी। इसलिए हमें एक शॉर्टकट की जरूरत पड़ी। और यही शानदार एंट्री होती है सर्वनाम की। सर्वनाम वो टूल है जो भाषा को रफ्तार देता है, लेकिन इसमें सबसे दिलचस्प बात है इसका गणित। हाँ, कि पूरी हिंदी भाषा में उन अरबों खरबों संज्ञाओं को रिप्लेस करने के लिए कितने सर्वनाम हैं? सिर्फ 11 मूल शब्द। जब मैंने भी पहली बार ये देखा तो मैं हैरान थी। सिर्फ मैं, तू, आप, यह, वह, जो, सो, कोई, कुछ, कौन और क्या, पूरी की पूरी भाषा इन 11 पिलर्स पर टिकी है। और स्रोत बताता है कि इन्हें 6 मुख्य श्रेणियों में बांटा गया है। लेकिन एक बात बताऊं, मुझे लगा कि यार 11 शब्द तो बहुत कम है, इससे तो बहुत कंफ्यूजन हो सकता है। कंफ्यूजन कैसे मतलब? जैसे मान लीजिए मुझे किसी ऐसी चीज के बारे में बात करनी है जिसके बारे में मैं निश्चित नहीं हूं। मेरे पास 2 ऑप्शन है, कोई और कुछ। तो भाषा ने ये कैसे तय किया है कि मैं कब कोई बोलूंगा और कब कुछ? और यहीं पर भाषा का वो खूबसूरत नियम काम आता है जिसे हम प्राणी बनाम वस्तु का नियम कहते हैं। हाँ, लिविंग वर्सेस ऑब्जेक्ट रूल। बिल्कुल, भाषा ने कोई गुंजाइश ही नहीं छोड़ी कंफ्यूजन की। अगर अनिश्चित स्थिति में कोई सजीव प्राणी है तो हमेशा कोई लगेगा, और अगर निर्जीव वस्तु है तो कुछ लगेगा। यार, इसे एक हॉरर या थ्रिलर मूवी वाले सीन से समझते हैं। रात के 2 बजे हैं और एक किरदार अकेले कमरे में, अचानक दरवाजे पर आहट होती है। बहुत ही डरावना सीन है। हाँ, अब अगर वो कहता है कि दरवाजे पर कुछ है, तो इसका मतलब है कि शायद हवा से कोई गमला गिरा है। डर उतना नहीं लगेगा क्योंकि वो कोई निर्जीव चीज है। लेकिन अगर वो कहता है दरवाजे पर कोई है,
तो भाई साहब डर का लेवल ही अलग हो जाता है, क्योंकि कोई का मतलब है कि वहां एक जिंदा इंसान या कोई बड़ा जानवर खड़ा है। क्या बात है, बहुत ही बढ़िया उदाहरण दिया आपने। व्याकरण का सिर्फ एक शब्द डर का पूरा मनोविज्ञान बदल देता है। एकदम। और यही रूल प्रश्नवाचक में भी तो लगता है ना, कि सजीव के लिए कौन और निर्जीव के लिए क्या, पूरा एक डिसीजन ट्री बन जाता है। बिल्कुल। लेकिन अब जब हम इन रूल्स को समझ ही रहे हैं, तो चलिए उन ट्रैप्स की भी बात कर लेते हैं जहां एग्जाम में स्टूडेंट्स अक्सर फिसल जाते हैं। हाँ, वो सीमा रेखाएं। निजवाचक सर्वनाम तो आसान है, जहां कर्ता अपने लिए शब्द इस्तेमाल करता है, जैसे मैं खुद चला जाऊंगी। लेकिन संबंधवाचक सर्वनाम में मुझे एक बहुत बड़ा आहा मोमेंट मिला। आप वो लोकोक्तियों वाले पैटर्न की बात कर रहे हैं ना? जी बिल्कुल। मैंने हमेशा सोचा था कि कहावतें हमारे पूर्वजों का ज्ञान है, लेकिन जब आप उन्हें व्याकरण के चश्मे से देखते हैं तो हिंदी की लगभग हर प्रमुख कहावत संबंधवाचक सर्वनाम के ढांचे पर खड़ी है। हाँ, जो, सो, जैसा, वैसा, जिसकी, उसकी। जैसी करनी वैसी भरनी, या जिसकी लाठी उसकी भैंस। तो क्या इसका मतलब यह है कि हमारी सारी कहावतें असल में सिर्फ रिलेटिव प्रोनाउन के मैथमेटिकल इक्वेशंस हैं? एक तरह से हाँ। अगर x इनपुट होगा तो y आउटपुट होगा। जैसी करनी वैसी भरनी, ये सिर्फ एक फॉर्मूले पर आधारित मानव व्यवहार का विश्लेषण है। ये तो बहुत ही गजब नजरिया है। लेकिन इन सब के बीच एक बहुत बड़ा व्याकरणिक ट्रैप भी है, जिसे सार्वनामिक विशेषण कहते हैं। यहाँ अच्छे अच्छे लोग उलझ जाते हैं। ओहो, ये तो बहुत ही कॉमन गलती है, जहां यह और वह अचानक से सर्वनाम होने से मना कर देते हैं और विशेषण बन जाते हैं। तो इसके पीछे का विज्ञान क्या है, ये कैसे होता है? इसे दो बहुत ही सिंपल वाक्यों से समझते हैं। पहला, यह मेरा घर है। दूसरा, यह घर मेरा है। अर्थ के हिसाब से तो दोनों सेम है। हाँ, घर तो मेरा ही है दोनों में। लेकिन व्याकरण के हिसाब से जमीन आसमान का अंतर है। नियम यह है कि सर्वनाम का काम संज्ञा को रिप्लेस करना है। दूसरे वाक्य में देखिए, यह घर मेरा है। यहाँ यह के तुरंत बाद घर आ गया, जो कि एक संज्ञा है। तो चूंकि संज्ञा आ चुकी है, इसलिए यह अब उसे रिप्लेस तो कर नहीं सकता। एग्जैक्टली। वो सिर्फ उसकी तरफ इशारा कर रहा है, इसलिए यहाँ यह सर्वनाम नहीं बल्कि विशेषण बन गया है। ओके, मैं इसे ऐसे समझता हूं कि सर्वनाम एक स्टैंड इन एक्टर की तरह है, जो मेन हीरो की जगह लेता है। पहले वाक्य, यह मेरा घर है, में हीरो नहीं आया, तो ये स्वतंत्र रूप से काम कर रहा है। लेकिन दूसरे वाक्य में मेन हीरो यानी घर खुद फ्रेम में आ गया। बहुत सही। तो अब स्टैंड इन एक्टर की जरूरत ही नहीं रही, वो सिर्फ हीरो की तरफ इशारा करने वाला एक सपोर्टिंग एक्टर बन के रह गया। क्या बेहतरीन एनालॉजी दी है। जब वो रिप्लेस करे तो सर्वनाम, और जब इशारा करे तो विशेषण। और इसी यह और वह के साथ एक और अल्टीमेट कंफ्यूजन जुड़ा है। यह और वह पुरुषवाचक भी हो सकते हैं और निश्चयवाचक भी। हम कैसे तय करेंगे? यहाँ फिर से हमारा वही प्राणी बनाम वस्तु वाला लॉजिक काम आएगा। अच्छा, वो लिविंग वर्सेस ऑब्जेक्ट वाला। जी। यदि यह या वह किसी इंसान के लिए यूज हो रहा है तो वो पुरुषवाचक है, जैसे वह मेरा भाई है। और अगर किसी निर्जीव वस्तु के लिए हो रहा है तो निश्चयवाचक है, जैसे यह मेरी पुस्तक है। इतना सिंपल रूल है यार, लेकिन कोई बताए ना तो इंसान जिंदगी भर कंफ्यूज रहे। सही कहा। और एक और टेक्निकल लेकिन रोज काम आने वाला नियम है विभक्तियों का। हाँ, कारक चिन्ह, जैसे ने, को, से। संज्ञा के साथ ये हमेशा अलग लिखे जाते हैं, जैसे अजय ने। लेकिन सर्वनाम के साथ ये हमेशा जुड़कर आते हैं, जैसे उसने या मुझको। क्योंकि संज्ञाएं अनंत हैं पर सर्वनाम सिर्फ 11 हैं, तो भाषा को फास्ट करने के लिए इन्हें हमेशा के लिए जोड़ दिया गया है। ये तो सच में भाषा का इवोल्यूशनरी शॉर्टकट है यार। और जो सम्मान सूचक शब्द होते हैं, जैसे महोदय या महाशय, वो भी पदानुक्रम को दिखाते हैं और आपका काम करते हैं। बिल्कुल, ये सब हमारी भाषा के डिजाइन का हिस्सा है। तो अगर हम इस पूरी डीप डाइव को समेटें तो आज हमने देखा कि भाषा कोई बेतरतीब चीज नहीं है। प्लेट टेस्ट से लेकर सर्वनाम के 11 शब्दों तक ये एक बहुत ही सुव्यवस्थित विज्ञान है। हर नियम के पीछे एक लॉजिक है, एक मैट्रिक्स है, जिसे समझ लें तो कुछ भी रटना नहीं पड़ेगा। लेकिन इस चर्चा को खत्म करने से पहले वो एक थॉट जो हम शो से पहले डिस्कस कर रहे थे। हाँ, वो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस वाला पॉइंट। आज जब हम एआई के युग में हैं, जो पैटर्न्स को इंसानों से बेहतर समझता है, तो क्या भविष्य में एआई भाषा के इस निर्माण ग्रिड का इस्तेमाल करके ऐसी नई भाववाचक संज्ञाएं गढ़ सकता है जिन्हें हमने महसूस तो किया है पर उनके लिए आज तक कोई शब्द नहीं खोज पाए? मतलब मशीन हमें बताएगी कि हम असल में क्या फील कर रहे हैं। ये सच में एक बहुत ही डीप थॉट है जो तकनीक और भावनाओं दोनों को जोड़ देता है। और शायद भविष्य में हमें हमारी ही अनकही भावनाओं के लिए नए शब्द मिल जाएं।
दोस्तों, मुझे उम्मीद है कि आज का लेक्चर आपको समझ में आया होगा। अगर आपको टॉपिक समझ में आया हो तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को अपने साथी दोस्तों के साथ ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।